स्वागत है दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम सुनेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज का 12वां चैप्टर, जिसका नाम है पुरंदर व कल्याण पर अधिकार। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पुरंदर पर अधिकार। पूना के दक्षिण प्रांत में प्रत्यंत का अंतिम दुर्ग पुरंदर था। वहाँ का दुर्गपाल एक अत्यंत कठोर तथा नृशंस व्यक्ति था। उसके किसी शूद्र से अपराध के लिए अपनी पत्नी को तोप से उड़वा दिया था। इन्हीं दिनों उसका देहांत हो गया। उसका पद वंशानुगत था। उसके 3 पुत्र अब अपने पिता का उत्तराधिकारी पाने के लिए परस्पर झगड़ने लगे। हर एक पुत्र ने बीजापुर के दरबार में अपने प्रतिनिधि भेजा अपने अपने दावे की वकालत करने हेतु, किंतु बीजापुर का दरबार तो दीर्घसूत्री था। तुरंत ही कोई निर्णय नहीं हो पाया। दरबार के कर्मचारी प्रार्थना पत्र तथा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते रहे। अधिकार के आधारभूत सिद्धांतों को लेकर वाद विवाद होता रहा और तीनों पार्थियों का प्रचुर धन घूस देने में चूक गया। वे तीनों इस अनिश्चित स्थिति से असंतुष्ट होकर एक साथ दुर्ग में निवास कर रहे थे। उसमें से कोई भी दुर्ग से बाहर जाना नहीं चाहता था। इस तरह उसका दावा खटाई में पड़ने का डर था, किंतु संशय तथा शत्रुत्व के उस वातावरण में एक ही स्थान पर साथ साथ निवास करते रहना भी उन सभी के लिए घोर विडंबना थी। उनका संघर्ष उत्तरोत्तर उग्रतर होता जा रहा था। ऐसी दशा में शिवाजी ने एक रोचक दुष्टता का परिचय दिया। उन्होंने पार्थियों के पास अपना संदेश भेजा कि वे उन लोगों के झगड़े में मध्यस्थ बनने हेतु प्रस्तुत है। साधारण स्थिति में इस तरह के प्रस्ताव का तुरंत ही तिरस्कार कर दिया जाता, किंतु वे तीनों भाई पूर्णतया अधीर हो चुके थे। वे चाहते थे कि किसी न किसी तरह उस विवाद का अंत हो जाना चाहिए। यही कारण था कि उन्होंने शिवाजी के इस प्रस्ताव का स्वागत किया। शिवाजी को निमंत्रण भेजा गया कि वे दीपावली के शुभ अवसर पर उन तीनों भाइयों का आतिथ्य ग्रहण करें। शिवाजी ने भी निमंत्रण स्वीकार कर लिया। दुर्ग में नित्य प्रतिदिन ही फूस के गट्टर ले जाने वाले कई मजदूर आते जाते रहते थे। फूस दुर्ग के छप्पर छाने के काम में लाया जाता था। दीपावली के कई सप्ताह पहले शिवाजी के कुछ अनुयायी चुपचाप उन मजदूरों में जा मिले और उन्हीं की तरह अर्धनग्न होकर फूस के गट्ठर होने लगे। इन गट्ठरों के अंदर उनके शस्त्रास्त्र छिपे हुए थे। दुर्ग के प्रहरी प्रत्येक मजदूर की परीक्षा करने के अभ्यासी नहीं थे और इस वक्त तो उनके पास संदेह करने की कोई वजह भी नहीं थी। इसी बीच दोनों छोटे भाई एक साथ मिलकर बड़े भाई के विरुद्ध एक षड्यंत्र रचने लगे थे। उनको आशंका थी कि कोई भी न्याय बुद्धि मध्यस्थ अवश्य ही ज्येष्ठ पुत्र को ही पिता का उत्तराधिकारी चुनेगा। अतएव शिवाजी जब अतिथि बनकर दुर्ग में पधारे तो उन्हें एक भोज में आमंत्रित किया गया और उस आमोद प्रमोद के बीच में छोटे भाइयों ने बड़े भाई का साथ झगड़ा कर लिया। वे दोनों बड़े भाई से हाथापाई करने लगे और उसको उन लोगों ने रस्सियों से जकड़ लिया। तब वे दोनों भाई शिवाजी के साथ वार्तालाप करने के लिए प्रस्तुत हुए। शिवाजी ने देखा कि वे दोनों भाई पर्याप्त मात्रा में नशा करके मदमस्त है, तो शिवाजी खुद तो सुरापान के रसिक नहीं थे। उनसे मिलने वाले सभी लोग उनके साधारण खानपान का एक सामान्य वर्णन करते थे। उस अवसर पर भी शिवाजी ने पूरी तरह शाकाहारी भोजन किया था। उन दोनों भाइयों की बात सुनकर उन्होंने विस्मय का भाव प्रकट किया। उन्होंने कहा, ऐसे प्रसंग में जल्दबाजी करना ठीक नहीं। प्रसंग के हर एक पक्ष पर विचार करने हेतु कुछ समय तो चाहिए ही। शिवाजी ने उन दोनों भाइयों से अगले दिन जल क्रीड़ा के लिए चलने का अनुरोध किया। अगले रोज़ वे तीनों दुर्ग प्राचीर के पास ही प्रवाहमान एक नदी में जल की क्रीड़ा के लिए निकल पड़े। बारिश हो जाने के कारण नदी का जल स्वच्छ तथा शीतल था। वन्य पुष्प लताओं से आच्छादित तट प्रांत वाली नदी का जल प्रस्तर शिलाओं पर ढुलकती हुई मरकत मणि सा प्रतीत हो रहा था। शिवाजी तथा वे दोनों भाई एक साथ उस जल में क्रीड़ा करने लगे, मानो पिछली रात का प्रसंग उनमें से किसी को भी स्मरण न रहा हो। और लगातार वे तीनों आपस में हंसी मजाक करते हुए दुर्ग द्वार की ओर आरोहण करने लगे। अचानक उन दोनों भाइयों की दृष्टि जहाँ की तहाँ ठहर गई। वे बिना पलक झपकाए आँखों से
दुर्गद्वार की ओर दृष्टिपात कर रहे थे। किले के ऊपर लगा बीजापुर का ध्वज विलुप्त हो चुका था और वहाँ पर मुस्तैदी के साथ कुछ अपरिचित सैनिक पहरा दे रहे थे। अरे ये तो पार्वत्य प्रदेश के प्राकृत मावले थे, ये किसके सैनिक थे? शिवाजी ने उन दोनों को बताया कि वे सैनिक उनके अपने अनुयायी हैं। तब वे दोनों भाई उस प्रवचना पर क्रुद्ध होकर हाय तौबा मचाने लगे। शिवाजी ने उन दोनों का उनको वह आचरण स्मरण कराया जो उन्होंने अपने ज्येष्ठ भ्राता के प्रति किया था और आखिर में पराजित लोगों के प्रति अपनी अभ्यस्त और विनोदपूर्वक अनुकंपा का प्रदर्शन करते हुए शिवाजी ने उन तीनों भाइयों को किसी दूसरी जगह पर 3 छोटी छोटी जागीरें देने का वचन दिया। दुर्ग में तैनात उन पुरंदर की सेना शिवाजी के असंख्य सैनिकों द्वारा त्रस्त हो चुकी थी। उस सेना में अपने अनुशासन विहीन नायकों के लिए भी श्रद्धा नहीं रह गई थी, इसलिए वह सेना उसी वक्त शिवाजी की सेना में सम्मिलित हो गई। उस सेना के सभी लोग आयुध आजीवित तो थे ही, उनको शिवाजी जैसा महत्वाकांक्षी मराठा युवक सहज ही एक अधिक सामर्थ्यवान सेनापति प्रतीत हुआ। इस तरह एक ही साल के अंदर शिवाजी ने किसी तरह का खून खराबा ना किए बिना उस सुदृढ़ दुर्गमाला को अपने अधीन कर लिया, जो पूर्ववर्ती पठार को समुद्री तल तक निम्नस्थ प्रदेश से संयोजित करती है। अब बीजापुर की तरफ से शिवाजी की जागीर की तरफ आने वाला मार्ग पूर्णतया अवरुद्ध था। बीजापुर के दरबार में अभी तक भी विवाद चल रहा था कि तोरण दुर्ग में प्रवेश करके शिवाजी ने उचित कार्य किया है या अनुचित आचरण। कल्याण पर अधिकार। शिवाजी के युद्धों की सफलता का समाचार सुनकर पास पड़ोस के हिंदुओं से हर्ष की लहर दौड़ उठी। मराठा युवकों ने हल चलाने छोड़ दिया और ब्राह्मण युवकों ने अपने पोथी पत्तर, वे सभी शिवाजी के ध्वज के नीचे समवेत होने लगे। अब शिवाजी के समक्ष एक नई समस्या थी। अपने उत्तर बढ़ते हुए अनुयायी के लिए वेतन तथा खाद्य इत्यादि किस तरह जुटाए। वे अपनी दुर्गमाला में बैठे बैठे पश्चिमवर्ती समुद्री तट के प्रदेशों की तरफ नज़रें दौड़ाने लगे। वह अत्यधिक मात्रा में धन धान्य विद्यमान था। कुछ समय पूर्व होने वाले युद्ध में इस प्रदेश को अपेक्षाकृत बहुत कम क्षति पहुंची थी और पूर्ववर्ती पठार की तुलना में यह प्रदेश बहुत अधिक समृद्ध था। समुद्र तट के साथ साथ अनेक दुर्ग तथा वाणिज्य स्थान बने हुए थे। अफ्रीका तथा अरब से आने वाले कारवां प्रतिदिन वहाँ के यात्रा पथों पर यातायात करते रहते थे। ईरान तथा इबिसिनिया से आने वाले व्यापारी पत्थरों के महलों के में निवास करते थे, जिनकी प्राचीरें पर चित्र विचित्र बेल बूटे अंकित थे। इस प्रदेश का मुख्य नगर था कल्याण। अति प्राचीन काल से ही यह स्थान पीतल, बहुमूल्य काष्ठ तथा रेशमी वस्त्र का केंद्र था। सन ईस्वी सन 1648 को एक दिन इस प्रदेश का सूबेदार मौलाना अहमद अपने प्रसाद में तंद्रा का आनंद ले रहा था। सुल्तान का यह सेवक अरब जाति का था। उसका एकमात्र कर्तव्य था कि वह अपने प्रांत का सरकारी आदाय इकट्ठा करके वर्ष प्रतिवर्ष बीजापुर भेजता रहे। सुल्तान को उसके किसी दूसरे कार्य में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी और तभी 2-4 दिन पहले ही सूबेदार ने इस वर्ष का आदाय बीजापुर की ओर भेजा था और राजकोष को ले जाने वाले कारवां के संरक्षण हेतु सैनिकों का एक प्रबल दल था। कारवां में निमस्त प्रदेश को पार कर लिया। सामने ही वह पहाड़ी दर्रा था जिसको पार करते पूर्ववर्ती पठार पर पहुंच जाता है। इस प्रदेश से बीजापुर की ओर जाने का यही एक मार्ग था। कारवां दर्रे के मुहाने की तरफ आगे बढ़ा। वहाँ पर पहाड़ियाँ एक बारगी ऊपर उठी चली थी और बादलों को स्पर्श कर रही थी। उनके चौओर घना जंगल फैला हुआ था। साधारणतया किसी का साहस नहीं होता था कि अकेला आदमी इस बीहड़ में प्रवेश करे, किंतु सैनिकों का दल साथ होने पर भय का कोई कारण नहीं रह गया था। उस वक्त भी सैनिकों को किसी आपत्ति की आशंका नहीं थी। दर्रे में कुछ दूर जाकर भी उन्होंने लक्ष्य ही नहीं किया कि उनके पीछे दर्रे के मुहाने पर किसी प्रकार की कोई हलचल भी है, किंतु शिवाजी अपने 300 घुड़सवारों को साथ लेकर कारवां के पीछे बढ़े आ रहे थे। उस क्षण गाड़ियों के पहाड़ियों की घड़घड़ाहट से सैनिकों की पश्चात का शब्द, सूखे पत्तों की चरमराहट और झाड़ियों ने बनेले पशुओं की सरसराहट सुनाई पड़ रही थी। दूसरे क्षण पीछे की ओर से एक भयंकर गर्जना सुनाई दी। हर हर महादेव!
एक दिन यह गर्जना भारतवर्ष के कोने कोने में गूंजने वाली थी। मराठों ने बिना किसी विलंब के एक क्षण में इन घबराए हुए सैनिकों को धर दबोचा। युद्ध शुरू हुआ और कुछ ही देर में समाप्त हो गया। उस राजकोष के साथ साथ वह सारा कारवा शिवाजी के अधीन हो गया। इस प्रथम युद्ध में अपनी तरफ से लड़े जाने वाले शिवाजी के केवल 10 आदमी वीर गति को प्राप्त हुए। शिवाजी ने अपने अनुयायी को उदार हृदय से पुरस्कृत किया और वीर गति को प्राप्त हुए सैनिकों के परिवार वालों को खासा धन भी दिया। इधर दोपहर की चिलचिलाती धूप में कल्याण के बाजार जनशून्य थे। मराठा घुड़सवारों की एक टुकड़ी चुपचाप नगर के द्वार पर आ पहुंची। द्वारपालों को बांधकर परकोटा पर बने हुए अटल ढालक में रोक दिया गया। तब वे घुड़सवार सूबेदार के प्रासाद पर चढ़ी दौड़े और उन लोगों के सूबेदार को बंदी बना लिया। शाम के ठंडे वातावरण के हो जाने पर कल्याण के व्यापारी सब अपने घरों से बाहर निकले तो उन लोगों ने देखा कि नगर के दरवाजे के ऊपर भगवा ध्वज लहरा रहा है और सूबेदार के प्रासाद में एक मराठा युवक आबाजी विराजमान है। 1-2 दिन के पश्चात शिवाजी खुद कल्याण में पधारे। अरब सूबेदार की पुत्रवधू अभी भी प्रासाद में विद्यमान थी। उसको शिवाजी के सक्षम प्रस्तुत किया गया। वह अपने अप्रतिम सौंदर्य के लिए विख्यात थी। शिवाजी ने उसको आती देखकर अपने आसन से उत्थान किया और वे मुस्कुराकर बोले, हाय, यदि मेरी माँ इनकी तुलना में आधी भी सुंदर होती तो मेरा ऐसा कुरूप छोकरा नहीं होता। इतना कहकर उन्होंने आदेश दिया, स्त्री को इसके पद के अनुरूप ही उपहार दिया जाए। तत्पश्चात अंत में सैनिकों के एक दल को उस स्त्री के साथ करके उसको सम्मानपूर्वक उसके संबंधियों के पास भेज दिया गया। बंदी बनाए गए सूबेदार के साथ भी उन्होंने ऐसा ही वीरोचित व्यवहार किया। उसको भी स्वतंत्र करके उन्होंने सैनिकों के एक दूसरे दल के साथ बीजापुर के लिए प्रस्थान कर दिया। राजकोष ले जाने वाले कारवा पर हमला करना तथा कल्याण पर अधिपत्य जमा लेना विलुप्त की स्पष्ट सूचना देने वाले कार्य थे। शिवाजी ने इस बार अपने आचरण की मार्जना करने का भी प्रयत्न नहीं किया। अभी तक वे अन्य मार्जना करते आए थे। इस प्रकार समाप्त होता है 12वां चैप्टर। तो दोस्तों, इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को